हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा दोस्तों? केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य के अंतर्गत हम एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुत्क्रमणीय और एक होती है उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय जो होती है वो एक ही दिशा में संपन्न होती है और एक ही दिशा में संपन्न होती है तथा इनके अगर कोई उदाहरण लिखना चाहे तो आप कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे कि उदासीनीकरण। जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती है वो अनुत्क्रमणीय के अंदर ही आती है। ठीक है, उदासीनीकरण है। फिर इसके बाद में आपके ऑक्सीकरण और जो अपचयन होता है वे अभिक्रियाएं भी किसके अंदर आएगी? तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ये अभिक्रिया भी किस में आएगी? अनुत्क्रमणीय में आ जाएगी। साथ ही साथ आपके जो है दहन अभिक्रियाएं जो होती है वे भी इसमें आएगी। ये शायद कल मैंने बोला था लेकिन लिखवाया नहीं हो, तो आज आप लिख लीजिए। ठीक है, तो उदासीनीकरण है, ऑक्सीकरण अपचयन है और दहन अभिक्रियाएं हैं, ये सभी तो अनुत्क्रमणीय के अंदर आ जाएगी। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे होती है जो दोनों ही दिशाओं में चल सकती है, यानी कि आगे भी जा सकती है पीछे भी आती है। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय कहते हैं और इन्हीं अभिक्रियाओं में आप लोगों को क्या मिलेगा दोस्तों? रासायनिक साम्य देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये जैसे कि Fe+H2O, इसमें ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ बनेगा Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, इधर आ जाएगा 4 तो इधर आ जाएगा आपके ये 8 हो गए तो इधर भी आएगा 4 और इधर 3 है तो इधर भी आ जाएगा 3। ठीक है, ऐसी ही दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी CaCO3 गिव्स यू CaO प्लस CO2, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है यानी रिवर्सिबल कहलाती है। उसके बाद में हमने समझा था कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी उसमें ही क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद में ऐसी अवस्था आएगी जिसमें दोनों ओर की जो अभिक्रियाओं का वेग है वो बराबर हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या रिएक्शन रुकेगी? नहीं, रिएक्शन चलती रहेगी लेकिन दोनों ओर से वेग समान होगा, इसलिए हमें सिर्फ लगेगा कि रिएक्शन रुक जाती है। इसीलिए इसको गतिक साम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक साम्य। ये बात भी आपको याद रखनी है कि गतिक साम्य भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कल रह गए थे, हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, कुछ नहीं होता, सही होता है। अग्र अभिक्रिया का मतलब बाई ओर चलने वाली अभिक्रिया, पश्च मतलब दाई ओर चलने वाली। साम्य अवस्था पर क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो 3 उपादान है उन्हीं पर निर्भर करती है। आप लोगों को बताया था मैंने, ये ताप, दाब और सांद्रता। अब इनके ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। फिर साम्य अवस्था के ऊपर क्या क्या कंडीशन आ जाती है मैंने आपको बताया था कि एक तो इसमें क्या होगा, दोनों ओर की जो वेग होगी वो बराबर हो जाएगा, यानी कि आगे जाने की और पीछे जाने की जो अभिक्रिया का वेग है वो इक्वल होगा। इसमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता जो है वो स्थिर हो जाएगी। इसमें डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसमें अगर हम मापेंगे तो रंग, घनत्व, सांद्रता, ताप, दाब ये सभी कुछ जो है क्या हो चुके होंगे? स्थिर हो चुके होंगे। साथ ही साथ अगर हमने जो है इसमें कोई चेंज करेंगे ताप, दाब इसमें, तब ये जो है इसमें परिवर्तन आएगा। चलिए, फिर हमने पढ़ा था स्थिर साम्य स्थिरांक क्या होता है और मुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो साम्य स्थिरांक और मुक्त ऊर्जा को समझने के लिए पहले हमने एक नियम लिखा था, कौन सा? लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो है इसके अनुसार अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की जो सक्रिय द्रव्यमान है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही साथ अब अगर यहाँ किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो कि भाई ये सक्रिय द्रव्यमान क्या है, तो ये मैं अभी आगे समझा रहा हूँ। वैसे आपने ये चीज़ें पढ़ रखी होगी छोटी क्लासों में। फिर देखिए, अग्र अभिक्रिया का वेग जो है वो लिख दिया, तो उसके लिए KF यानी K फॉरवर्ड, और जो आपका KB है इसका मतलब है K बैकवर्ड, और पश्च अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनकी कंसंट्रेशन किसकी? उत्पादों की। और जब अग्र अभिक्रिया है तब इसके क्रियाकारकों की। पश्च के लिए जो
उत्पाद थे पहले वो अब बन जाएंगे क्रियाकारक, इसलिए इन दोनों की हमने जो है यहाँ पर ये लगा दिया था समानुपाती का मतलब चिन्ह, और समानुपाती को हटाएंगे तब हम लिखेंगे KB और KF। फिर साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा, दोनों ओर से इक्वल, तो KF अपॉन KB का रेशियो निकलेगा CD अपॉन AB, और जो KF अपॉन KB है उसको लिखेंगे हम KC। KC का मतलब होता है साम्य स्थिरांक और C का मतलब है यहाँ सांद्रता। KC इक्वल टू ये होता है, ये याद रखना था, KC इक्वल टू ये होता है, ये भी याद रखना था। ठीक है, फिर मैंने समझाया था कि मुक्त ऊर्जा होती क्या है। मुक्त ऊर्जा होती है जो आपके उत्पाद की ऊर्जा है और जो आपके क्रियाकारक की ऊर्जा है, उन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होने के बाद जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको कहते हैं मुक्त ऊर्जा। और ये अगर जीरो है तो साम्य पे होगा सिस्टम और तब कोई कार्य नहीं हो रहा। डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तंत्र के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कुछ कार्य करना पड़ेगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया, इसका मतलब अभिक्रिया के स्वतः होने के साथ साथ कुछ कार्य भी संपन्न हो रहा है। ये चीजें हम समझ चुके थे। अब हम सबसे पहले एक तो समझ लेते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है, यानी एक्टिव मास का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए सक्रिय द्रव्यमान, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे की चीजें। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है कि उस पदार्थ की आणविक सांद्रता कितनी है। अब ये क्या है सर? तो इसका मतलब है कि किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन यानी 1 लीटर में उपस्थित हो, उस पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। और इसे हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके दर्शाते हैं। तो आप पूरा लिख लीजिए, डेफिनेशन पूछ सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो। देखिए क्या हो जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास से अभिप्राय पदार्थ की आणविक सांद्रता, पदार्थ की आणविक सांद्रता से है। यानी कि जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसका मतलब है आणविक सांद्रता से उस पदार्थ की। तो ये आणविक सांद्रता से है किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं, किसी पदार्थ के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो इकाई आयतन का मतलब है 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर, ठीक है, में उपस्थित हो, उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती या कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ का जो ग्राम अणु है वो कितनी संख्या में है 1 लीटर के अंदर, तो सक्रिय द्रव्यमान उसी को कहेंगे। और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है। आप लोगों को यहाँ अब ये दिमाग में आ रहा हो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट होता क्या है सर, अरे सर ये जो है द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना, जो कंसंट्रेशन होगी ना, जो सांद्रता होगी उस समय, वही उसकी क्या कहलाती है? एक्टिव मास कहलाती है। अभी तक आपको इतना ही समझना है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा था कि लास्ट क्लास में ये जो केसी है इसका, लेकिन आप लोगों को पता है कि भाई केसी ये तो कब होगा? अरे ये तो कब होगा भाई?
ये कब होगा? जब हमारे पास में या तो ठोस द्रव या द्रव ठोस साम्य अवस्था आए तब। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि गैसीय निकाय है, यानी जो आपके उत्पाद और जो आपके प्रोडक्ट है, सॉरी, उत्पाद और अभिकारक जो हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं, वो गैस अवस्था में हो, तब क्या करोगे? तो क्या गैस का आप वहां पर आयतन मापने बैठोगे या उसका द्रव्यमान मापने बैठोगे? नहीं। तब आप लोग जो है क्या करोगे? उसका प्रेशर मापोगे। क्या मापोगे? प्रेशर। तो तब साम्य अवस्था के लिए आप केसी की जगह यूज करोगे केपी। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं गैसीय निकाय में साम्य। तो गैसीय निकाय के अंदर साम्य क्या होगा? यानी इक्विलिब्रियम इन गैसियस प्रोसेस। तो गैसियस प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं है, बात वो की वही है। केवल आपको देखो ऐसा दे रखा है भाई ए और बी, लेकिन ये क्या है? गैस स्टेज के अंदर है और इससे बन रहा है सी और डी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधी सी बात। आप यहाँ प्रेशर यूज करेंगे तो आप लिखेंगे के पी। क्या लिखेंगे? के पी। और इसका मतलब है प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, इनटू प्रेशर ऑफ डी अपॉन में प्रेशर ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ बी। समझ में आ गई बात? कुछ भी नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग अपना कुछ नहीं लगाना है। के पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी सी, यानी प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो हमने आपने अलग अलग बता तो दिया कि इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, लेकिन हम इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे कैसे? तो वो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। आंशिक दाब, यानी कि पार्शियल किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का आपको अगर प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसमें आप करेंगे गैस के मोलों की संख्या। गैस के मोलों की संख्या का मतलब है कि जो भी आपका, जैसे अगर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एक मिनट इसको यहाँ नहीं लिखते, आगे ही लिख लेते हैं। अच्छा, सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आगे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे आंशिक दाब। आंशिक दाब। और आंशिक दाब का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गैस के जिसके भी आपको निकालने हैं, सपोज करिए यहाँ हमें डी का अगर निकालना है तो आप डी के पहले क्या लोगे? मोल लोगे, यानी गैस के मोलों की संख्या। जो गैस है उसके मोलों की संख्या क्या है? बट्टे जो मिश्रण है उसमें टोटल कितने मोल है। ठीक है, तो मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। तो मिश्रण के अंदर कुल मोलों की संख्या कितनी है इनटू कुल दाब, यानी कि टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, उससे आपके पास में आंशिक दाब निकल जाएगा। ठीक है, इन सब को हमें जो है अभी आगे क्वेश्चन जब करेंगे तब इनका यूज करना होगा, तब आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रकार से करना है। अभी केवल आपको नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स बना करके प्रिपेयर रहना है कि अगर हमें क्वेश्चन दिए जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या समझ लिया कि सक्रिय द्रव्यमान क्या है। गैसीय निकाय में अगर साम्य की बात की जाए तो आप वहां पर आपके पास एक्टिव मास तो होगा नहीं, तो आप वहां यूज करोगे प्रेशर, और प्रेशर के लिए आपको आंशिक दाब कैसे निकालना है वो भी बता दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो अभी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा, दोनों ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो टॉपिक डालिएगा आप, साम्य को प्रभावित, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक
एवं साम्य स्थिरांक। अगर इंग्लिश मीडियम से भी कोई है तो आप कमेंट करिएगा, आपके लिए भी हम सुविधा कर देंगे, मतलब नोट्स वगैरह कहीं से अरेंज करके। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं साम्य स्थिरांक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो आपके इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रभावित कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा आ जाएगा कारक, वो आ जाएगा सांद्रता। क्या आ जाएगा? सांद्रता। और सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। चलिए अब समझते हैं कि ये कंसंट्रेशन किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। तो देखिए, साम्य अवस्था जो है, अगर क्रिया कारक यानी रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी सांद्रता में आप अगर वृद्धि करोगे, तो जैसे ही उसकी सांद्रता में वृद्धि होगी तो वो रिएक्शन आगे की ओर जो है बढ़ेगी। आगे की ओर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उत्पाद की मात्रा में भी वृद्धि होगी। इसको हम यहां समझ लेते हैं। देखिए, A प्लस B, इससे बन रहा है C प्लस D। अब देखिए, सीधी सी बात है कि रिएक्शन के अंदर अगर हमने 2 मोल पहले लिए A के और 2 ही मोल लिए B के, तो सीधी सी बात है कि यहां पर भी इन दोनों के मिलाकर के टोटल कितने मोल बनेंगे? 4। अब किसके कितने बनेंगे वो तो जब रिएक्शन करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर हमने यहां इसके ले लिए 3, इसके ले लिए 4, तो बढ़ गए कितने हो गए? 7। तो पहले 4 थे, अब 7 हुए। मतलब सीधी सी बात है, इस रिएक्शन को आगे की ओर चलना पड़ेगा। ये आगे नहीं चलेगी तो यहाँ जो है बैलेंस नहीं रहेगा। अगर यहाँ बढ़ा दें और यहाँ 4 ही रखें तो 3 और 4 तो 7 है, इधर 4 है, तो ये तो गड़बड़ है, इक्वल होने चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या है? आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्टेंट यानी ये जो है हमारे क्रिया कारक, इनकी अगर आप सांद्रता बढ़ाते हो तो अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ती है तथा उत्पाद की जो मात्रा है वो भी अधिक होती है या उत्पाद की मात्रा भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से उल्टा भी हो सकता है। अगर हमने C और D की मात्रा बढ़ा दी तो क्या होगा? रिएक्शन पीछे की ओर आएगी और बैलेंस होगी। समझ में आ गई बात? तो सांद्रता से क्या होगा उसको अब हम थ्योरी रूप में लिख लेते हैं। सांद्रता का मतलब समझ लिया और कैसे करते हैं वो रिएक्शन में मैंने बता दिया। अब आप लिख लीजिए, यदि साम्य अवस्था में, यदि साम्य अवस्था में क्रिया कारकों के सांद्रण, क्रिया कारकों के सांद्रण में वृद्धि करें तो अग्र अभिक्रिया के वेग में, अग्र अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तथा उत्पाद की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। क्या होगी? उत्पाद की मात्रा भी हमें जो है अधिक मात्रा में मिलेगी। यदि, अब यहाँ उल्टा, यहाँ इसको अलग से लिख लीजिए। ये तो कब हुआ? जब हम क्रिया कारक की अगर जो है मात्रा बढ़ाते हैं, और अगर हम क्या कर दें? उत्पाद की मात्रा बढ़ा दें, यानी यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि करें, सांद्रता में वृद्धि करें तो पश्च, या फिर हम पीछे को जो है बैकवर्ड को प्रतीप भी कहते हैं। तो प्रतीप अभिक्रिया
के वेग में वृद्धि होगी। समझ में आ गई बात? तो यदि हम उत्पाद की सांद्रता में बढ़ाते हैं तब तो उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, अगर उत्पाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो क्रिया कारक का वेग जो है पीछे की ओर बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है और कुछ भी ज़्यादा नहीं है। दूसरा कारक है आपका ताप। ये मैं बता चुका हूं ना, ताप, दाब और सांद्रता। ताप यानी कि टेम्परेचर। तो अब टेम्परेचर से क्या होगा? टेम्परेचर से क्या होगा? अगर देखो आप साम्य के ऊपर है और इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। अब अभिक्रियाएं यहां भी दो प्रकार की होगी, एक तो होगी ऊष्मासेपी, एक होगी ऊष्माशोषी। अब अगर ऊष्मासेपी अभिक्रिया है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो इस केस में फिर क्या करना पड़ेगा? हम टेम्परेचर कम करेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको ध्यान से सुनो। देखो ताप, सबसे पहले तो आप ये लिख लो, मैं एक एक क्लियर करता हूं आपको आज तक इतना क्लियर जो है इक्विलिब्रियम नहीं हुआ होगा, आज हो जाएगा। साम्य ताप पर भी निर्भर करता है। साम्य जो है वो ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर, सीधी सी बात है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्मासेपी। ठीक है, ऊष्मासेपी। अब हम समझेंगे पहले तो कि ऊष्मासेपी अभिक्रिया के अंदर क्या होगा। ऊष्मासेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप को बढ़ाओगे, तो अभिक्रिया प्रतीप दिशा में विस्थापित होगी, और अगर आप ताप को कम करोगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी। तो आप सबसे पहले ये लिखिए, देखिए ऊष्मासेपी है तब तो पहला इसके अंदर भी पॉइंट डालिए, ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतीप दिशा में विस्थापित। अभिक्रिया जो है पीछे की ओर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो लिख लीजिए प्रतीप दिशा में विस्थापित। और इसको याद रखना, अभी जब हम आगे हमारा नया नियम पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्रिंसिपल? अरे कल बताया था ना, ला सीतालिए। अरे ला सीतालिए जी अभी बाकी हैं, वो वहां पर हमारी हालत खराब करेंगे। तो ताप बढ़ाने पर प्रतीप दिशा में विस्थापित होगी कौन? ऊष्मासेपी अभिक्रिया। और अगर हमने क्या कर दिया, ताप कम करने पर, ताप कम करने पर, ताप को अगर हमने कम करा तब क्या होगा? ये देखिए, एक मिनट, कम, ताप कम करने पर क्या होगा? ताप कम करने पर अग्र अभिक्रिया चलेगी, यानी कि आगे की ओर दिशा में बढ़ेगी। तो अग्र दिशा में चलेगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, ये तो ऊष्मासेपी। ताप में दो चीजें याद रखनी है कि ऊष्मासेपी के लिए अलग केस है और ऊष्माशोषी के लिए अलग केस है। ऊष्मासेपी में क्या होगा? ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है और ताप कम करने पर अभिक्रिया क्या चलेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको एक अभिक्रिया दे देंगे, अब वो बोलेंगे, अब उसका जो है अभिक्रिया का आपको मैं अभी आगे बढ़ाने वाला हूं, आपको उसकी एनर्जी दी जाएगी, ऊर्जा दी जाएगी। अब वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उससे आप डिसाइड करोगे कि ये ऊष्मासेपी है या ऊष्माशोषी है। तब अब आपको अभिक्रिया दे दी, वो बोलेगा अगर हम अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी। अब वो क्या डिपेंड करेगा, ऊष्मासेपी है या ऊष्माशोषी। तो वहां ये चीज हमारे काम आएगी। और ऐसा क्वेश्चन जब बना है तो केमिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया था, ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। आपको अभी आगे आगे अभी बहुत सारी चीजें समझनी है। ठीक है, तो ये थी ऊष्मासेपी के बारे में। अब हम बात करते हैं अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो। ऊष्माशोषी, देखिए अब ऊष्माशोषी में भी दो केस है। पहला केस है ऊष्माशोषी में अगर आप ताप बढ़ाते हो, क्या करते हो, ताप में
वृद्धि। अगर आपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप में वृद्धि करी तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, अग्र दिशा में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अग्र दिशा में। और अगर ताप में कमी करते हो तो जस्ट देखो उसमें क्या हो रहा था, ताप में कमी पर अग्र दिशा, यहाँ पर पश्च दिशा में चलेगी, यानी प्रतिप दिशा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ गई बात। तो आज का ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस से हम रिवाइज करेंगे। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब है कि जो भी पदार्थ है उसका आणविक सांद्रता से, और इसका मतलब होता है कि किसी पदार्थ की जो ग्राम अणु है उनकी संख्या कितनी है 1 लीटर के अंदर, उसी को कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। फिर गैसीय निकाय का अगर साम्य निकालना है तो वहाँ हमारे पास एक्टिव मास नहीं होने के कारण हम वहाँ पर उन पर्टिकुलर उत्पाद और क्रियाकारकों के प्रेशर का यूज करते हैं, और प्रेशर निकालने के लिए आंशिक दाब बराबर गैस के मोलों की संख्या बट्टे कुल कितने मोल है इनटू कुल दाब कितना है। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब उन कारकों में पहला था सांद्रता। सांद्रता में मैंने बताया कि अगर आप क्रियाकारक के सांद्रता में वृद्धि करोगे तो अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी और उत्पाद की मात्रा भी अधिक प्राप्त होगी। अगर उत्पाद की मात्रा में सांद्रता वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया पीछे की ओर आएगी और क्रियाकारक की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है ताप, और ताप के ऊपर जो डिपेंड करेगा तो ताप की दो अभिक्रियाएं होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी, एक होती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया प्रतिप दिशा में चलती है और ताप कम करने पर अग्र दिशा में चलती है। ऐसे ही ऊष्माशोषी अगर है तो ताप में वृद्धि करेंगे तब हम चलेंगे आगे की दिशा में, और ताप में कमी करेंगे तो हम चलेंगे पीछे की दिशा में। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या है ये चीज़ हमारे क्लियर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अगर ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा, ऊष्माशोषी है तो क्या होगा, ये आज क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी तो बहुत छोटी चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता। सीधी सी बात, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी एक दूसरे के अपोजिट रिजल्ट देंगे। ताप में वृद्धि तो ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा, पश्च, और ताप में ही वृद्धि है और लेकिन ऊष्माशोषी है तो पीछे की आगे की दिशा में। तो ये आगे पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको लिख करके जो नोट्स बना रहा है वो ही बेनिफिट में रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, उसमें हम सीखेंगे कि दाब वगैरह जो है और 3-4 फैक्टर है जिनके बारे में, और उसके बाद लास्ट साताल्य नियम, उसके बाद में आपका इस टॉपिक से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप देख लीजिए, भले आपके सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है, और लास्ट ईयर के पेपर जब सॉल्व करवाऊंगा तब आपको और भी समझ में आएगा। देखो मैंने बता दिया साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, इसीलिए तो पहले नंबर पर है। देख लो, इससे ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहे हैं। अनु उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय इससे कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि है ही क्या, दो रिएक्शन है। एक क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है, एक होती है एक डायरेक्शन में चलती है, उसके एग्जाम्पल बता दिए। अगर पूछेंगे तो एग्जाम्पल पूछेंगे। रासायनिक साम्य के नियम तो यही है, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह जो है वो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ली-चार्टलेस प्रिंसिपल और हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही अच्छे लेवल का है। उसको समझने के लिए आज जो क्लास ली है उसको एंड तक पूरी अच्छे से सुन लीजिए, आपको पूरा क्लियर होगा, और नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।